हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 2 कंटिन्यूएशन में है। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए थे, आज 21 से करना है। शुरू करें फिर। 21 देखिए, हाल ही में समाचार में रहे अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के संदर्भ में हम लोग को बताना है। ये अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम क्या है? इस अकाउंट से तो हमें समझ में आ रहा है कि ये किसी तरीके का खाता है। ये खाता सेविंग अकाउंट खाता भी हो सकता है, ये इंश्योरेंस का खाता हो सकता है, ये म्यूचुअल फंड का खाता हो सकता है, ये स्टॉक मार्केट का खाता हो सकता है। यूजर के इन सभी खातों को एक विंडो के तहत लाया जा रहा, सिंगल विंडो के तहत लाया जा रहा, जिसको बोला जा रहा है एग्रीगेटर। तो यहाँ पे आपने एग्रीगेटर का एक काम तो समझ लिया कि सभी प्रकार के अकाउंट्स को, खातों को सिंगल विंडो में ला दिया गया, वन प्लेस पे ला दिया गया। दूसरा काम एग्रीगेटर का जानना है कि यहाँ पे जितने भी आपके खाते थे एक जगह, इन सभी खातों का डिटेल्स शेयर भी किया जा सकता है आपकी कंसेंट पे। आपकी कंसेंट यानी यूज़र की कंसेंट, यानी ये एक तरीके से कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग सिस्टम है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में आरबीआई ने एक पार्टी के रूप में एनबीएफसी को भी ऐड कर लिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो पहला पॉइंट सही है, यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक नया वर्ग है। दूसरा पॉइंट है, यह वास्तविक समय, रियल टाइम और डेटा ब्लाइंड के माध्यम से वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही थी वो डेटा इनक्रिप्ट रहेगा, ठीक है, इनक्रिप्ट रहेगा। डेटा ब्लाइंड का वही मतलब है, इनक्रिप्शन। तो ये भी सही है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य संकल्प के बारे में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं। आज जो वर्तमान में हम लोग प्रीएम्बल देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यह प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नया रूप है। पहला पॉइंट पढ़िए, हिंदी वाला मत पढ़िए, यहाँ पे ट्रांसलेशन गलत हो गया, इंग्लिश का पढ़िए। इट वाज मूव्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 साल का समय लगा था। कभी कभी एग्जैक्ट समय भी पूछ लेता है, तो 2, 11, 17 याद रखा कीजिए। 2 साल 11 महीने 17 दिन। इन लगभग 3 साल में टोटल 11 सेशन हुए। इसको 18 कर लेना, ये 17 दिन नहीं 18 दिन है। इन 3 साल में 11 सेशन का मतलब कुछ 15 दिन सेशन चला होगा, कुछ महीने भर चला होगा, कुछ 2-3 महीने तक चलते रहे होंगे। तो आप पहले सेशन के बारे में जानते हैं। पहले सेशन का जो पहली मीटिंग थी, वो मीटिंग कब हुई थी? हम लोग 9 दिसंबर फैक्ट में पढ़ते रहते हैं। 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई, लोग इकट्ठे हो गए, 211 लोग प्रेजेंट हो गए। लेकिन इस मीटिंग को हेड करने वाला भी तो इंसान होना चाहिए ना, तो टेम्प्रेरी अध्यक्ष बना दिया गया, जिन्हें हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से जानते हैं। फिर 9 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट चेयरमैनशिप हो गई, परमानेंट चेयरमैन बना दिए गए। उनको हम लोग राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं। फिर इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कर दिया। किसने? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ 13 दिसंबर को बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जिस दिन मीटिंग शुरू हुई थी 9 दिसंबर को, उसके 4 दिन बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब पहला पॉइंट तो गलत हो गया, क्योंकि पहले पॉइंट में बी आर अम्बेडकर साहब को बोला गया है, तो वो तो चेयरमैन थे किसके, किस कमेटी के चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। यहाँ पर थोड़ा कट रहा है, इंग्लिश में देख लीजिए, फिलॉसफी लिखा है। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, नींव तो डली गई थी। प्रीएम्बल क्या है? हमारे संविधान का दर्शन है। तो उस समय उद्देश्य संकल्प भी दर्शन की तरह काम कर रहा था, एक नींव की तरह काम कर रहा था। तो दूसरा पॉइंट सही है। यहाँ पे सही पूछा था तो केवल 2 सही हो जाएगा। समझ आया? चलिए 23 देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक से संबंधित है? यहाँ पे थोड़ा कट गया है, यहाँ पे धन विधेयक है, ठीक है, इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। धन विधेयक के संबंध में पूछा है, कौन सा आर्टिकल है? यहाँ पे देखिए आर्टिकल 110, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। इसमें क्या है? मनी बिल की परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है कि हम इस बिल को, किस विधेयक को मनी बिल बोलेंगे। आप लोग ये भी जानते हैं कि मनी विधेयक कोई विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बातें होना चाहिए एक बिल में, तब उसको मनी बिल बोला जाएगा। यहाँ पे इम्पोजिशन लिखा, एबोलिशन लिखा, रिमिशन लिखा, अल्टरेशन लिखा, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यानी किसी टैक्स को यदि गवर्नमेंट इम्पोज करना चाहेगी या किसी टैक्स का उन्मूलन करना चाहती है या टैक्स में छूट देना चाहती है या फिर कुछ और परिवर्तन करना चाहती है, अगर इस तरीके का प्रोविज़न है किसी बिल में, तो वो मनी बिल का प्रावधान है। अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है? CFI से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि जो है भारत की।
तो CFI से तो पैसा तभी निकलता है जब संसद की सहमति हो जाती है। इसके लिए अलग से एक बिल पास कराना पड़ता है, तब जाके पैसा निकलता है CFI से, उस फंड को फिर गवर्नमेंट यूज कर पाती है। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। आप अपने BR एक्ट में देखना, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। स्पीकर साहब तो बता ही देंगे कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, उससे पहले हम लोग तो जान लें कि मनी बिल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 110 आप लोग याद रखें। आपने मनी बिल में सीखा कि अगर CFI से पैसा निकालना है तो इस तरह का प्रोविज़न मनी बिल के अंतर्गत आता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि CFI से पैसा तभी निकलता है जब इस बिल को पास करा लेते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114। तो आपको 110 के साथ साथ 114 भी याद रखना है। हिंदी में से विनियोग विधेयक बोलता है। और यहाँ मनी बिल के मामले में सर्वे सर्वा हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। लोकसभा का पूरा अधिकार है मनी बिल पे। मनी बिल के रिगार्डिंग ऐसा कोई पाबंद नहीं है राज्यसभा के पास। लोकसभा को ये अधिकार क्यों दिया गया है मनी बिल पे इतना ज़्यादा, राज्यसभा को क्यों नहीं? CFI में पैसा किसका है? पब्लिक का। पब्लिक बैठी कहाँ पे है? राज्यसभा में बैठी है कि लोकसभा में बैठी है? पब्लिक लोकसभा में बैठी है, प्रतिनिधि के रूप में बैठी है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठी है। अगर सरकार पब्लिक का पैसा खर्च करेगी तो पब्लिक से पूछेगी ना, पहले राज्यसभा में पूछ के क्या करेगी? ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, 110 और 114। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 110 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलें। आइए 24 आइए। भारत में मेरिट सिस्टम का प्रहरी किसे बोला जाता है? वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। आसान सा क्वेश्चन है, UPSC को बोला जाता है। संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। UPSC कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल 315। 315 में UPSC भी है और 315 में ही स्टेट के लिए PSC है। UPSC के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और रिमूव कौन करता है? रिमूव भी प्रेसिडेंट साहब करता है। ठीक है, अगर स्टेट PSC की बात करें, SPSC, तो यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और रिमूव कौन करेगा? रिमूव के लिए आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट साहब। यहाँ पे गवर्नर को रिमूविंग पावर अथॉरिटी नहीं लगा देना, यही क्वेश्चन पूछता भी है PCS। तो ठीक है, अब याद रखना है कि राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष या फिर सदस्य, ये दोनों पे लागू होता है। अध्यक्ष हो या फिर वो सदस्य हो, दोनों को ही रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे, गवर्नर नहीं। अगर दो राज्यों के लिए एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है तो उसकी भी व्यवस्था है, उसको बोला जाता है जॉइंट PSC, JPSC। JPSC किसके लिए है? एक से ज़्यादा राज्यों के लिए। तो यहाँ पे भी राज्य समझ के अपॉइंटमेंट अथॉरिटी गवर्नर मत लगा देना, यहाँ पे अपॉइंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और रिमूविंग पावर तो सिर्फ प्रेसिडेंट को दी गई है, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो जॉइंट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हम लोगों ने निकाल लिया था। शिक्षा मंत्रालय आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, इसको पहले MHRD बोला जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय है। वित्त आयोग कौन सी आर्टिकल में है? 280। कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग? वित्त आयोग 280 में है और ये दोनों 315 में है। इसका मतलब है ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन C, ये कौन सी बॉडी हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक बॉडी हैं। ठीक है, चलिए 25 कीजिए। 25 में पूछा गया है कि हाल ही में समाचार में रहा हाई सीन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। तो इसको तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा। HY से मतलब हाइड्रोजन है और सीन का मतलब है ओशियन से। यहाँ पे खगोलविदों ने एक नई क्लास एक्सो प्लानट की खोज की है और वो प्लानट हाइड्रोजन और ओशियन से बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर हाई सीन प्लानट दैट में सपोर्ट लाइफ। इस प्लानट की इमेज में तो यही दिख रहा है कि पूरा का पूरा पानी दिख रहा है, महासागर दिख रहे हैं, ओशंस दिख रहे हैं। तो आपको हाइसिन के बारे में याद रखना है कि एक ऐसी श्रेणी है प्लैनेट्स की जिसमें हाइड्रोजन और महासागर यानी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो जाएगा। बाह्य ग्रहों की एक नई श्रेणी, न्यू क्लास ऑफ एक्सो प्लैनेट, याद रखना। ठीक है, अगर नहीं पढ़े रहेंगे ना तो पक्का गलत आएंगे, क्योंकि ऑप्शंस देखिए कितने बेहतरीन रखे हैं। मैं तो D ऑप्शन लगा के आता, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस साई को पकड़ने की कोशिश करते और हो जाता गलत। खैर, इस साई का मतलब तो हाइड्रोजन ही है, लेकिन इतना पार्ट गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए 26 देखिए। कल हम लोगों ने लोकायुक्त अच्छे से पढ़ा था, लोकपाल अच्छे से पढ़ा था। सेंट्रल लेवल पर भ्रष्टाचार और अन्याय से लड़ने के लिए लोकपाल की कल्पना की गई है। स्टेट लेवल पर भ्रष्टाचार और अन्याय से लड़ने के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई है। इन पदों की उत्पत्ति कब हुई थी? ARC रिपोर्ट से हुई थी। हम लोगों ने ये भी सीखा था, जो 1966 वाली रिपोर्ट थी प्रशासनिक सुधार आयोग की। अब आपने सीख लिया कि स्टेट लेवल के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई। ये जांच किस किस की करेगा? ये जांच हर सरकारी आदमी की करेगा, हर उस सरकारी आदमी का जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। अगर हम यूपी के लोकायुक्त की बात करें
तो हर स्टेट में मशीनरी है। एक मशीनरी प्रशासन कहा जाता है, दूसरी मशीनरी को पॉलिटिकल मशीनरी बोला जाता है। प्रशासनिक मशीनरी की अगर बात करें तो पियून से लेके सचिव तक ये पूरा दायरा है। और अगर पॉलिटिकल मशीनरी की बात करें तो ग्राम प्रधान से लेके सबसे ऊपर कौन बैठा है स्टेट में, पॉलिटिकल पद, सीएम। तो सरकारी पियून से लेके सचिव तक और ग्राम प्रधान से लेके मुख्यमंत्री तक इतना बड़ा दायरा है लोकायुक्त के पास जांच करने का। ऑप्शन को दूसरी भाषा में भी वो लिख के दे सकता है, तो वो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के फॉर्म में पूछ सकता है, और ग्रुप डी भी आ जाएगा। तो ग्रुप डी के पियून से लेके ग्रुप ए के सचिव तक कहाँ कहाँ पे लोकायुक्त को बैठाया गया अभी तक, तो इनका सीक्वेंस रखना तो बहुत कठिन है, फिर भी हम लोग को कुछ कुछ याद तो रखना पड़ेगा। जैसे उड़ीसा में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना हुई थी 1970 में, यानी जैसे ही रिपोर्ट आई थी लोकायुक्त बना दिए गए थे। गुजरात में आते आते 1986 हो गया, पंजाब में आते आते 1995 हो गया, और केरल में आते आते 1999 हो गया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो अब मिला लेना, इसको पॉज कर लेना, वीडियो देख लेना। 27 में पूछा गया है प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण, यहाँ पे मैं इरेज कर दूँ नहीं तो इंग्लिश वालों को दिखेगा नहीं। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ फिलिंग एन अपील इन द कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस संस्था में अपील दायर करने की समय सीमा पूछा है। अब आप लोग जान रहे हैं ये न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, इसका मतलब ये किसी एक्ट से आया होगा, और वो एक्ट है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। और जब ये एक्ट से बना है, कोई बॉडी जब एक्ट से बनती है तो उस बॉडी को क्या बोला जाता है, उस बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। चलिए आप इतना सीख लिए। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ पे एक शब्द अपील लिखा है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अपील किसके विरुद्ध हम करेंगे, किसके अगेंस्ट में हम करेंगे, किसके निर्णय के खिलाफ करेंगे। तो आपने एक कमीशन पढ़ा है, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रतिस्पर्धा से संबंधित जो भी ये निर्णय देते हैं CCI, अगर इनके निर्णय के खिलाफ कोई अपील करना है तो वो आप कहाँ पे करेंगे, आप कॉम्पैट में करेंगे, प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण में करेंगे। इनके निर्णय के विरुद्ध की जाएगी, इनके निर्णय के अगेंस्ट में की जाएगी। ठीक है, तो समय सीमा 60 दिन का है, हो जाएगा। चलिए 28 देखिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI की स्थापना की गई थी एडवोकेट एक्ट 1961 से। अब तो आप तुरंत बता देंगे कैसी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी तो होगी नहीं। और जो संस्थाएं, जो बॉडी एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, अधिनियम के द्वारा बनाई जाती हैं, या फिर कह लो संसद के द्वारा बनाई जाती हैं, संसद द्वारा लाए गए अधिनियम के द्वारा बनाई जाती हैं, ऐसी बॉडी को बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक बॉडी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, आइए 29 देखिए। ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, ये टेस्ट नंबर 1 में भी था। अब इसको टेस्ट 1 में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे D आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, बस एक पॉइंट रिवाइज कर लीजिए। साइबर है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल फील्ड का अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, 21 एक्ट के द्वारा बनाया गया, IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000। तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। चलिए 30 देखिए। यहाँ पे देखिए, इंडिया सिंगापुर कंडक्ट मेजर नवल एक्सरसाइज नियर साउथ चाइना सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी के वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो जाएगा। S का मतलब सिंगापुर होता है, I का मतलब इंडिया होता है, और M का मतलब मैरी टाइम। मैरी टाइम का मतलब है नेवी की एक्सरसाइज है, आर्मी की नहीं है। पानी दिख रहा है ना, जहाज़ दिख रहा है, नेवी हुआ। B का मतलब बाईलेटरल, द्विपक्षीय। EX का मतलब एक्सरसाइज होता है। तो सिम्बेक्स के बारे में ये तो नहीं पूछेगा कि ये किन किन देशों के बीच की एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके नाम से पता चल जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वो एक्सरसाइज हुई कहाँ पे है, हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 30 में क्या पूछा था, भारत और सिंगापुर का सिम्बेक्स एक्सरसाइज पूछा था। 28वां संस्करण एडिशन, जो हम लोग इमेज देख रहे थे वो 28 एडिशन की थी, दक्षिण चाइना सागर में। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टॉप रैंक बताना है, तो हमेशा यही ले जाते हैं, IISc बेंगलोर। इंडिया में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज IISc बेंगलोर। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे वो समझ रहे होंगे। M.Tech करने के लिए गेट का फॉर्म भरते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। ऑल ओवर इंडिया 50-60 सीटें ही रहती हैं बस। ठीक है, तो याद रखना IIT रोपड़ का 2nd स्थान है इस रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट जारी कौन करता है, एक डा इंस्टीट्यूट है, ये करता है। डा का मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखिए, NIA के बारे में पूछा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
यहाँ पे ये जो निवेश लिखा है ये गलत लिखा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिख गया है, ये गलत लिख गया है। एक्चुअली इसकी जगह इन्वेस्टिगेशन है। हम सभी लोग 26/11 की घटना तो जानते ही हैं, 2008 मुंबई अटैक। 26/11 की घटना से NIA की उत्पत्ति हुई है। 2008 में अटैक हुआ और उसी साल ये अधिनियम भी बन गया। ये 2009 नहीं है, 2008 है, ठीक है। NIA एक्ट जो है वो 2008 का है। गठन 2009 में हो गया, लेकिन जो एक्ट था वो 2008 का था। यहाँ पे 2009 लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट गलत हो गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, सही है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं। NIA के जो चीफ होते हैं उन्हें डायरेक्टर जनरल बोलता है। इनकी पावर वैसे ही होती हैं जैसे एक स्टेट में DGP के पास होती हैं। और ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। पहला पॉइंट गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और D पॉइंट भी सही है। NIA होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 33 देखिए, एडहॉक कमेटी के बारे में पूछा गया है। आप लोग जानते हैं कि जब किसी संस्था के पास, जब किसी इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो वो अपना काम डेलीगेट करती है। डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजित करती है, और आसान भाषा में बोलें तो अपना काम दूसरे को सौंप देती है। इसी तरह का सीन यहाँ पे एडहॉक कमेटियों के साथ भी है। ये कमेटियाँ लोकसभा में भी होती हैं और राज्यसभा में भी हो सकती हैं। राज्यसभा अगर एडहॉक कमेटी बनाएगा तो राज्यसभा में जो चीफ हैं राज्यसभा के, क्या बोलते हैं उन्हें, सभापति, तो सभापति इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर लोकसभा में इस कमेटी की ज़रूरत है तो लोकसभा के जो चीफ हैं, स्पीकर या अध्यक्ष इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, बना देते हैं। पहले पॉइंट में डिवीज़न लिखा हुआ है कि एडहॉक कमेटियाँ जांच कमेटियाँ भी हो सकती हैं और सलाहकार कमेटियाँ भी हो सकती हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंक्वायरी कमेटीज़ एडहॉक कमेटियाँ होती हैं, एडवाइजरी कमेटीज़ एडहॉक कमेटियाँ होती हैं। आप जब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे कमेटीज़ का दो फॉर्म पढ़ते हैं, एक तो परमानेंट कमेटीज़ होती हैं और एक एडहॉक कमेटी होती हैं, जो आपसे पूछा गया है। परमानेंट कमेटी का मतलब है कि इनका काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। एडहॉक का मतलब होता है कि जब ज़रूरत है तब इन कमेटियों को बना लो और जैसे ही काम पूरा हो जाए तो ये अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इसका मतलब होता है एडहॉक। परमानेंट कमेटीज़ को स्टैंडिंग कमेटी भी बोला जाता है। आप लोग पढ़ते रहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, जैसे आप PSC पढ़ते हैं ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा कमेटी, परमानेंट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है। आप एस्टीमेट कमेटी पढ़ते हैं, एस्टीमेट कमेटी कैसी है, ऑब्वियसली स्टैंडिंग कमेटी है या फिर परमानेंट कमेटी है। एक कमेटी और आप लोग पढ़ते रहते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ये भी परमानेंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, 22 मेंबर होते हैं, 22 में 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। एस्टीमेट कमेटी के बारे में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि ये सबसे बड़ी कमेटी है, इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 को 30 लोकसभा से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, राज्यसभा से नहीं, 30 के 30 लोकसभा से होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कमेटी के बारे में समझे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एडहॉक कमेटियों में आपने फर्दर डिवीजन देखा, जांच कमेटी और सलाहकार कमेटी, तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट में लिखा है पर्टिकुलर बिल्स पे विचार करने और रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का काम करने के लिए एडवाइजरी कमेटी की ज़रूरत होती है, जांच कमेटी की नहीं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट गलत लिखा है, केवल एक सही है। और अच्छे से जानने के लिए थोड़ा गूगल कर लेना, तो अच्छे से पढ़ लेना, बट अब ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा इतने में हम लोगों का। चलिए 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अभी आसान से क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। आर्टिकल 368 के बारे में हम लोग जानते हैं। 35 देखिए, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ पर देखिए IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, मार्सले, ये फ्रांस की जगह है, फ्रांस की जगह है, याद रखना। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर बताएंगे, हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। इंग्लैंड कहाँ की जगह है, स्विट्जरलैंड की। ये पूछता है कभी कभी, याद रखना। PCS में तो खैर बहुत कम चांस है कि हेडक्वार्टर पूछे IUCN का, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर भी याद तो रखना ही है ना, मैचिंग मैचिंग में काम आ जाएगा। चलिए, तो 35 का आंसर हो गया D ऑप्शन। आ जाइए 36 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट PSC की बात कर रहे हैं के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरा व्यय किस पर भारित होता है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में UPSC के बारे में भी सीखा था और स्टेट PSC के बारे में भी सीखा था, साथ साथ में ज्वाइंट PSC के बारे में भी सीखा था। UPSC के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। स्टेट PSC की बात करें, अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। लेकिन रिमूव कौन करता है, यहीं पे आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट साहब।
यहाँ पे गवर्नर मत लगा देना। ज्वाइंट पीसीएस में एक स्टेट से ज़्यादा के लिए यदि पब्लिक सर्विस कमीशन बन रही है तो उनके अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। और रिमूव कौन करेगा? इनको भी प्रेसिडेंट साहब ही रिमूव करेंगे। संविधान में कहाँ लिखा है? 315 में लिखा है। यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल 65 साल, जिंदगी भर के लिए 65 साल और वन टाइम के लिए 6 साल। ऐसे ही स्टेट पीएससी के लिए रिटायरमेंट एज क्या है? 6 ईयर और 62 ईयर। 62 ध्यान रखना। यूपीएससी के चेयरमैन हो या फिर मेंबर हो, इनके वेतन भत्ते और पेंशन सभी किस पे भारत हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं और चेयरमैन हैं, अध्यक्ष साहब हैं, वो विधायिका के अधीन नहीं है, तभी तो इस बॉडी को ऑटोनोमस बोला जा रहा है। ऐसे ही आपको स्टेट पीएससी के बारे में भी ध्यान रखना है कि यहाँ के मेंबर और जो अध्यक्ष हैं उनका वेतन भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होता है। इसलिए स्टेट पीएससी भी एक इंडिपेंडेंट संस्था है। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और मेंबर हैं वो भी राज्य विधायिका के अधीन नहीं है। तो हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की आकस्मिक निधि और भारत की संचित निधि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। 266 और 267 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी CFI 266 में है और कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी आकस्मिक निधि ये 267 में है। हो जाएगा। अब जल्दी से पढ़ लीजिए 37। निम्नलिखित में से संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं है? फंडामेंटल राइट और DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, इससे संबंधित हम लोग ओनली IAS का टेस्ट नंबर 1 और 2 किए थे, बहुत अच्छे से सीखे थे। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर देख लेना। और दोनों टेस्टों में ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर की थी। हम लोगों ने 5 आर्टिकल ऐसे पढ़े थे जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, एलियंस को नहीं दिए गए। और वो कौन से आर्टिकल हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे होते हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, नागरिक यानी भारतीय नागरिकों के लिए। इनके अलावा जो भी आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं कि 12 और 13 फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट 14 से शुरू होते हैं। 14 से 35 में इन 5 को निकाल दो, बाकी जो आर्टिकल हैं वो सभी के लिए हैं। सभी के लिए संविधान में कौन सा शब्द यूज किया गया है? व्यक्ति यूज किया गया है, पर्सन यूज किया गया है। पर्सन यानी सिटीजन भी और नॉन सिटीजन भी। सिटीजन यानी सिर्फ सिटीजन। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन वाला बताना था। तो देख लीजिए, 22 आ रहा है इस टेबल में? नहीं आ रहा। 14 आ रहा? नहीं आ रहा। 29 आ रहा? बिल्कुल आ रहा। 29 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिटीजन के लिए है, पर्सन के लिए नहीं। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। पढ़े आगे? चलिए 38 देखिए। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड IPAB का हेडक्वार्टर पूछा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। आप दुनिया भर के अपीलेट बोर्ड पढ़ रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स पढ़ रहे हैं, सबके अलग अलग काम पढ़ रहे हैं। किस संस्था के निर्णय के विरुद्ध में कहाँ पे हमें अपील करना है, ये सब आप सीख रहे हैं। आप ट्रेडमार्क पढ़ते हैं, आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन पढ़ रहे हैं, आप पेटेंट्स पढ़ रहे हैं। ये क्या है? यही तो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप कॉपीराइट पढ़ रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के संबंध में निर्णय कौन देता है? निर्णय देने वाले इंसान है ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत के रजिस्ट्रार। यहाँ पे आपको क्या सीखना है? रजिस्ट्रार। ऐसे ही पेटेंट्स का निर्णय वाला व्यक्ति होता है, उन्हें बोला जाता है कंट्रोलर। अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि 2 पोस्ट हैं, 2 पद हैं जो निर्णय देते हैं इन सभी के रिगार्डिंग। अब इन्होंने कोई डिसीजन दिया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप चैलेंज कहाँ करोगे? इनके डिसीजन को चैलेंज कहाँ करोगे? आपको चैलेंज करना है इस संस्था में, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर याद रखना है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में। हेडक्वार्टर चेन्नई में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, चलिए 39 देखिए। जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया था? फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये तो रटना ही है, क्या कर सकते हैं इसमें। 2005 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 40 देखिए। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया था? इकोनॉमिक इमरजेंसी। श्रीलंका आंसर है। आज की ही डेट में श्रीलंका ने चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोन मांगा है फिर से। वो हम लोग पढ़ते हैं ना, गरीबी का चक्र। तो चाइना इनको जब तक फंसा नहीं लेगा तब तक ये मानेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। चलिए 41 देखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र कियोस्क के प्रबंधन और संचालन हेतु मंजूरी मिली है? ग्रामीण स्तर में इस तरह के सेंटर कौन से काम कर रहे हैं? हम लोग CSC पढ़ते रहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं।
आधार कार्ड वगैरह जहाँ पे हम लोग बनवाते हैं या कुछ अपडेट कराना हो तो यहीं पे जाते हैं। तो इन्हीं को मंजूरी मिली होगी, कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी ना बनाने जा रही है गवर्नमेंट। अभी आधार कार्ड का अभी तक कर ही रहे थे, अब पासपोर्ट का भी कर लो। इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है ई गवर्नेंस में, कॉमन सर्विस सेंटर का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें। 42 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पूछ रहे हैं 15 में। फाइनेंस कमीशन तो हम लोग पढ़ते रहते हैं 280 में। तो 280 में नियुक्ति वाली बात लिखी होगी। नियुक्ति कौन करता है इस कमीशन की? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। हर 5 वर्ष पे करते हैं, कभी कभी पहले भी कर देते हैं। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एन के सिंह है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कभी कभी पहला पूछ लेता है तो हम लोग के सी नियोगी साहब का नाम पढ़ते रहते हैं। के सी नियोगी। जिस संस्था की नियुक्ति जिस व्यक्ति के द्वारा होती है वह संस्था उसी व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट देती है, ध्यान रखना हमेशा। तो इस संस्था की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट साहब। तो वित्त कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? प्रेसिडेंट को। जैसा सीएजी के बारे में पढ़ते हैं, सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो ये रिपोर्ट किसको देंगे? अपनी प्रेसिडेंट को देंगे, फिर प्रेसिडेंट आगे फॉरवर्ड करेंगे। सीएजी प्रेसिडेंट को क्यों सौंप रहा है अपनी रिपोर्ट? इसका मतलब क्या है? सीधा संसद में क्यों नहीं दे रहा है? सीएजी इसलिए प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंप रहा है क्योंकि सीएजी जो काम कर रहा था वो एक्चुअली प्रेसिडेंट का ही काम कर रहा था। प्रेसिडेंट ने अपना काम सौंपा हुआ था, डेलीगेट किया हुआ था सीएजी को। तो जब भी प्रेसिडेंट का ही काम था तो प्रेसिडेंट ही भेजेंगे ना आगे रिपोर्ट, फॉरवर्ड करेंगे। चलिए 43 देखिए। 43 में मैचिंग कराना है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मिला दीजिए। मौलिक अधिकार पकड़ लीजिए सबसे पहले, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में मैं तो आर को रॉकी माउंटेन से याद रखा हूँ। रॉकी माउंटेन कहाँ पे है? ये यूएसए में है। यानी फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने यूएसए से लिया है। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी में मैं डी को डॉन नदी से याद रखा हूँ। डॉन नदी कहाँ पे बहती है? रसिया में बहती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं? रशियन फेडरेशन से। ये हमारी बेतुकी सी ट्रिकें हैं, आपके पास और बेटर होंगी। तो यहाँ पे गलत बताना था, गलत तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो बाकी सब सही मैच है। भारत सरकार अधिनियम 1935, फेडरलिज्म संघवाद सही है। ब्रिटिश संविधान बाइकैमरलिज्म सही है। ऑस्ट्रेलियन संविधान से क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट सही है। हो जाएगा। आ जाइए 44 देखिए तब, आसान सा क्वेश्चन फिर से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम साहब होते हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई थी पता है? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से हुई थी, यानी कार्यकारी आदेश के द्वारा, भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा। और ऐसी संस्थाएं जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनती हैं, कार्यकारी आदेश के द्वारा बनती हैं, वो बॉडी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और ना ही स्टैट्यूटरी होती हैं। क्लियर है? उन बॉडी को बोला जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसे हिंदी में बोलते हैं संविधान नेतर। संविधान नेतर। क्लियर है? 45 देखिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने मांडा को किस नस्ल के रूप में मान्यता दी? आइए यहाँ पे देखिए। मांडा एक ब्रीड है बफेलो की, भैंस की। यहाँ पे पढ़िए, थोड़ा रोटेशन पे कर लेना स्क्रीन को तब दिखेगा। मांडा बफेलो आईसीएआर की एक यूनिट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है। मांडा से पहले 2 नस्लों को मान्यता मिल गई है, चिल्का और काला हांडी। ये भैंस की ही नस्ल हैं। तो इन दोनों के बारे में भी ध्यान रखना। कभी कोई पूछ लेता है कि काला हांडी किस नस्ल की प्रजाति है, चिल्का के बारे में पूछ सकता है। तो ये दोनों भैंसें हैं। आप केंद्रपाड़ा के बारे में भी जानते हैं, ये भेड़ की नस्ल है। और ये सभी इसी संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई हैं। चलिए 46 देखिए। भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इस परिषद की स्थापना प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत हुई थी और संसद के अधिनियम के द्वारा इस संस्था की स्थापना हो रही है, इसलिए इस बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाएगा। ठीक है, सामूहिक बॉडी कहा जाएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में बताएंगे? फ्रीडम ऑफ प्रेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल 19 के तहत गवर्न होता है। इसी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए और प्रेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैनेज करने के लिए स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस संस्था की चेयरमैनशिप करते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिए। 47 में रिट के बारे में आप लोग जानते हैं। और अधिकार या वारंट कौन सी रिट है ये पूछा है। रिट्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? रिट्स फंडामेंटल राइट का रक्षा कवच होती हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स की बहाली करवाता है। और आर्टिकल 226 के बारे में भी जानते हैं। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रिट इशू करता है। क्लियर है? तो 32 और 226 का कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखें। और साथ में ये भी याद रखें कि हाई कोर्ट की शक्ति रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रेट इशू सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट पे भी रेट इशू कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन रिट के मामले में ज़्यादा है। क्लियर है इतना? रिट्स कितने प्रकार की होती हैं ये भी हम लोग जानते हैं। 5 प्रकार की रिट्स हम लोग पढ़ते हैं। 4 तो ऑप्शन में ही लिखी हैं कि वारंटो, मैंडेबस, हैबियस कॉर्पस और सर्सियोररी। 5वीं कौन सी यहाँ पे छूट रही है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो का मतलब होता है किसी पोस्ट की वैलिडिटी। कोर्ट्स क्यू वारंटो रेट इशू करके किसी भी पब्लिक ऑफिस के किसी भी पोस्ट की वैलिडिटी चेक कर सकता है, जांच कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। इन सभी को बहुत अच्छे से सीखना है ना। तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ओनली आईएएस का टेस्ट सीरीज किया था, 2 ही टेस्ट कर पाए थे, लेकिन उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। इन दोनों को देख लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये 5 रेट है। 48 देखिए, 48 में भारतीय संसदीय ग्रुप यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में पूछा गया है। इस संस्था की स्थापना जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी हो गई थी 1949 में। हमारे संविधान निर्माताओं का इस ग्रुप को बनाने का मेन उद्देश्य यह था कि इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशन मजबूत हो। एक देश की पार्लियामेंट से दूसरी देश की पार्लियामेंट के साथ रिलेशन और मजबूत हो। इस ग्रुप में जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी हो सकते हैं और फॉर्मर एमपी भी हो सकते हैं। जो पुराने सांसद रहे हैं वो भी इस ग्रुप के सदस्य हो सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने इस बॉडी को ऑटोनोमस बनाया था। तो पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए, यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है संसद के पूर्व सदस्य समूह के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इस ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं। दोनों सही है, यहाँ पे सी पॉइंट हो जाएगा करेक्ट। चलिए 49 देखिए, प्रियम्बल के बारे में पूछा है। प्रस्तावना यानी हमारे संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन, दर्शन, फिलॉसफी, सार, सारांश, संविधान की तस्वीर, इन सभी नामों से हम लोग प्रस्तावना को जानते हैं। एक व्यक्ति थे एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या बोला था, प्रियम्बल को क्या बोला था? आइडेंटिटी कार्ड बोला था, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल के बारे में हम लोग 3 शब्द पढ़ते रहते हैं जो बाद में ऐड हुए थे, SSI। पहले एस का मतलब है सोशलिस्ट, दूसरे एस का मतलब है सेकुलर और आई का मतलब है इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो पढ़िए जल्दी से पहला पॉइंट, प्रियम्बल संविधान की भूमिका या परिचय है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है प्रियम्बल अमेरिकी संविधान से उधार ली गई विशेषता है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना के साथ शुरुआत करने वाला पहला देश यूएसए था, तो उसी के रास्ते हम लोग भी चले थे। तो दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, सी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए 50वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया गया शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? आज का नाम शिक्षा मंत्रालय और पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए, शिक्षक पर्व 2021 5 से 17 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया गया। थीम के बारे में पूछा गया है, तो क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स इस बार की ये थीम थी। याद रहेगा? तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट पढ़िए, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। सेकंड पॉइंट सही है। ये जो NEP लिखा, NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो एक फैक्ट तो हम लोग यहाँ से भी सीख रहे हैं, ये 2020 में लाई गई थी, नई शिक्षा नीति। 51 डिफेंस का क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट टू जॉइंटली डेवलप एन एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल को दूसरी भाषा में ड्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रोन बोलते हैं। पायलट की ज़रूरत नहीं होती है इनको चलाने के लिए, ये ऑटो ड्रिवन होता है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन होता है। और हमारी सेना के लिए ड्रोन बनाता कौन है? कौन सी कंपनी बनाती है जानते हैं? जैन टेक्नोलॉजी। जैन टेक्नोलॉजी ड्रोन्स बनाती है, डिफेंस ड्रोन बनाती है आर्म फोर्सेस के लिए। तो यहाँ पर ड्रोन डेवलपमेंट के लिए अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुआ है भारत का, अमेरिका याद रखें। आगे चले, आइए 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 279A से संबंधित है? अब तो 279A को देख के याद आ जाना चाहिए, इसमें क्या है? इसमें GST काउंसिल है। GST काउंसिल का गठन है 279A में। गठन कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ऐसा 279A में लिखा है। क्वेश्चन है, पूछता है, याद रखना। GST के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये नया प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये नया टैक्सेशन सिस्टम कौन से संविधान संशोधन से लाया गया था? 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में। और जो संशोधन हुआ वो आप देख रहे हैं कि एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 279A। हो जाएगा?
तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 देखिए, भारतीय संविधान की संघ सूची में वैसियों की संख्या कितनी है? ये तो हम लोग कई बार सीख चुके हैं। तीनों सूचियों का उल्लेख कहाँ पे है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हम लोग 7 शेड्यूल पढ़ते हैं। ये सेपरेशन ऑफ पावर भी है, कुछ हद तक डिसेंट्रलाइजेशन का भी रूप है, और ये हमारे संविधान का फेडरल फीचर भी है। ठीक है, फेडरल फीचर में आप लोग जानते हैं कि शक्तियों का विभाजन यहाँ पर रहता है, केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शक्ति दी जाती है। अभी सब्जेक्ट तो चेंज होते रहते हैं। यूनियन लिस्ट में कभी 98 हो जाते हैं, कभी 100 हो जाते हैं, कभी 99 हो जाते हैं। संघ सूची में शुरुआत में 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं। याद रखना, आंसर की में तो 98 कह रहे हैं, आप लोग भी एक बार इसको वेरीफाई कर लेना। अभी प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अब 61 सब्जेक्ट हो गए, और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में 53 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे 2 विषय इंपॉर्टेंट है। पहला विषय है एजुकेशन, क्योंकि हमेशा पूछा रहता है इसके बारे में, और दूसरा है फॉरेस्ट। ये अभी शिफ्ट किए गए थे, पहले एजुकेशन और फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, अब शिफ्ट हो गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। एजुकेशन, फॉरेस्ट, इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट भी याद रखें, जिसको कई बार पीसीएस ने पूछा है, मैरिज, शादियाँ। मैरिज का जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ना कि स्टेट लिस्ट में। ठीक है, हो जाएगा। तो अभी वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति ये वाली है, 100, 61 और 53 की। आप लोग भी एक बार वेरीफाई कर लेना। तो अभी हम लोग वर्तमान के हिसाब से लगा देते हैं, आंसर सी ऑप्शन है। चलिए 54 देखिए जल्दी से। 54 में किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किया? तो आसान क्वेश्चन है। हम लोगों ने पार्ट 9 पढ़ा था, पार्ट 9A भी पढ़ा था, और पार्ट 9B भी पढ़ा था। पार्ट 9 में क्या था? पंचायतें थी। पार्ट 9A में नगर की सरकारें थी, और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, यानी सहकारी समितियाँ, जिसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। और हम लोगों ने संविधान में 243 को भी अच्छे से देखा था। इसमें बहुत सारे सब क्लॉज हैं। पार्ट 9 के भी आर्टिकल 243 में है, पार्ट 9A के भी आर्टिकल 243 में है, और पार्ट 9B के भी आर्टिकल 243 में ही है। अब थोड़ा आप रिकॉल कीजिए कि सहकारी समितियों का उल्लेख आपने कहाँ कहाँ पढ़ा। आपने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा, आपने DPSP में भी पढ़ा, और आप पार्ट के फॉर्म में तो देख ही रहे हैं, पार्ट 9B। फंडामेंटल राइट में आप आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं कि सहकारी समितियां गठन करने का आपको अधिकार दिया गया। DPSP में कहाँ पर चेंज देखते हैं? 43B में देखते हैं, यानी 43B को बाद में जोड़ा गया, और इसमें क्या लिखा है कि राज्य सहकारी समितियों के गठन के लिए बढ़ावा देगी। और तीसरा चेंज आपने कहाँ देखा? ये आपने पार्ट 9B देख ही लिया है। तो ये जो तीनों चेंज हुए थे, ये 2011 में हुए। मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ और यहाँ फिर से लिखता हूँ। ये सारे चेंज 2011 में हुए थे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। तो याद रखना। तो ऐसे फिर से रिवाइज कर लीजिए। पार्ट 9A 73 से, पार्ट 9A 74 से, और पार्ट 9B 97 से। चलिए